हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लेखपाल 2022 की परीक्षा में 1.5 से 2 महीना रह गया है। इस दौरान हम लोग ग्रामीण प्रवेश की एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। इस सीरीज में ग्रामीण प्रवेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जो भी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। टॉपिक वाइज इसलिए क्योंकि आपको टॉपिक वाइज समझने में आसानी होती है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश संबंधित जो सामान्य जानकारी है, जो परीक्षा उपयोगी जानकारी जो पूछी जाती है, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 1 को ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में ये जो उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा। अगली वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी जो पिछली वीडियो में रह गया था उसको मैं ये पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी? ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ना। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है ना। कब अपनाया गया था? अक्टूबर 1947 में अपनाया गया था। ठीक ना। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा भी है। ठीक है ना। कब अपनाया गया था? 1989 में अपनाया गया था। कौन सी? उर्दू है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैं पहले से आपको बता दूंगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक सरसरी नज़र आप डाल लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ आप केवल सुन लीजिएगा। आप कभी कभार एग्जामिनर जो होता है वो पेपर को टफ कर देता है, तो उन चीज़ों को पूछता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मैं हर चीज़ें आपको आपके आंखों के सामने से एक सरसरी नज़र में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको तो मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का, ये आपको पता होगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस अथवा क्रोच। कभी सारस लिख के आता है, कभी क्रोच लिख के आता है। सारस को ही क्रोच कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। राजकीय वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक है। अशोक का पेड़ जो है राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है या टेसु भी कहते हैं, पलाश या टेसु राजकीय पुष्प हो गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, राजकीय खेल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो हॉकी है। हमारे देश का, भारत देश का भी राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश राज्य का भी राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। ध्यान दीजिए। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? ये भी पूछ देता है। तो एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष। ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए, ये एक वृत्त है। ठीक है ना। और इसी में ये 2 मछलियां हो गई और एक तीर धनुष हो गया। ये हमारे राज्य का राजकीय चिन्ह हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो मैंने कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए जो पिछली वीडियो में रह गए थे। अब हम लोग न्याय व्यवस्था में, जो उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था कैसे लागू हो रहा है आपको पता है। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है। ठीक है ना। उसकी खंडपीठ लखनऊ में। इस सब के बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। तो चलिए अब न्याय व्यवस्था हम लोग देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक है न्याय व्यवस्था के बारे में? 214 से लगा के 237 तक। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना, और उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। लेकिन कहाँ थी? आगरा में हुआ था। फिर 1869 में इलाहाबाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक ना। तो 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मैक्सिमम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 160 है। ठीक है ना। 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। हाँ। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। ठीक है ना। आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। ठीक, खंडपीठ जो है लखनऊ में भी है, इसका ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय भी है। उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब आप समझते हैं? अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जैसे उच्च न्यायालय या जो वो सेंट्रल में जो है उच्चतम न्यायालय, इन दोनों न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जो इनका जजमेंट होता है। ठीक ना। जो ये डिसीजन लेते हैं किसी केस में, तो वो एक अभिलेख के तौर पर देखा जाता है। उसको किसी निचले अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और उस तरह का केस अगर
उससे मिलता जुलता केस अगर किसी निचले अदालत में आता है तो इस जो उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन लिया होगा या सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने जो डिसीजन लिया होगा उसके आधार पे वही वैसा डिसीजन उस केस में भी लिया जाएगा, ठीक है ना। इसको एक अभिलेखीय न्यायालय के तौर पे देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा दो भागों में बढ़ी है, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा। आप भी कहेंगे कि सर ये तो बोर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आप एक सरसरी नज़र डाल लीजिए। अगर एग्जामिनर पेपर को टफ बनाना चाहेगा तो यही सब पूछेगा, ठीक है। हो सकता है अभिलेख न्यायालय का अर्थ पूछ ले, आपसे ये पूछ दे उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है कि नहीं है। इस तरह से भी कुछ मिलता जुलता प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये एक सरसरी नज़र डाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो सब मैं तो आपको बताऊंगा जो इस एग्जाम में नहीं दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया, जैसे वीडियो में या अन्य किसी एग्जाम में भी पूछा गया, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी जो है वो समझ ली ग्रामीण प्रवेश का एक बहुत बड़ा भाग है। ग्रामीण प्रवेश में उत्तर प्रदेश से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको मैंने पहला चैप्टर बनाया और इस पहले चैप्टर को मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद योजनाएं, पिछली परीक्षा में जो 2015 में हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, 2015 में जो परीक्षा हुई थी राजस्व लेखपाल की, उसमें 4 से 5 योजनाएं पूछी गई थी, 4 से 5 योजनाएं पूछी गई थी। अब मैं सारी योजनाएं आपकी कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। आप बस वीडियो को रेगुलरली देखिए और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 20 से 25 मिनट 30 मिनट इतनी वीडियो होगी, और इससे आपका जो ग्रामीण प्रवेश ना ये मैं पूरा आपका कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम होने से पहले। मई के लास्ट तक मान के चल रहा हूँ मैं कि आपका लेखपाल की परीक्षा होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहा जाता है, ये भी आते हैं। ये सब पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर टफ करना चाहेगा पेपर को, ठीक ना। अभी मैं और जितने भी मतलब जो फैक्ट्स है ना उसको मैं वर्तमान में क्या है, जैसे किसी पद पे कौन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तत्काल का होगा, ये नहीं पुराना मैं डाटा आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, उच्च न्यायालय की देख रेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय है। जिला तथा सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, सिविल जज और सिविल जज, ये सीनियर डिवीज़न हो गया, ये जूनियर डिवीज़न का न्यायालय हो गया, ठीक है। ये सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए उच्च न्यायालय की देख रेख में जनपद में प्रदेश स्तर पे कौन कौन से न्यायालय आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिला तथा सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, सिविल जज, ये इसमें 2 पार्ट होते हैं, सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न न्यायालय, ठीक है ना, ये होता है। फिर चलिए दंड न्यायालय। दंड न्यायालय में महानगर कानपुर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट व अन्य जनपदों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हैं। एक सरसरी नज़र आप डाल लीजिए इस पर, ठीक है। राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद निभाती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राजस्व के मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णित होते हैं, ठीक। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। चलिए फिर देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित वादों की सुनवाई हेतु जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय तथा जनपद गाजियाबाद में सीबीआई के 2 अतिरिक्त न्यायालय, अर्थात कुल 6 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। अब ये पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर टफ करना चाहेगा तो ये सब चीज़ें पूछेगा कि ये कहाँ है, तो जनपद गाजियाबाद में सीबीआई के 2 अतिरिक्त न्यायालय हैं, ठीक है, और जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था लखनऊ में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में कब किया गया था स्थापित? 1986 में किया था, ठीक ना। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में संविधान में अनुच्छेद 39 का
जोड़कर लोक अदालतों की व्यवस्था की थी। लोक अदालत किस अनुच्छेद में? 39 के काम में। ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। ठीक, चलिए अब लोकायुक्त के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट विभाग है, पद है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लोकायुक्त के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। वर्ष 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति प्रदान की गई। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। कब से कब तक थे? 14 सितंबर 1977 से लगा के 13 सितंबर 1982 तक। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? अब ये पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जो हैं, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ठीक है, कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में, इस आयोग के बारे में जानकारी थोड़ी सी इकट्ठा कर लेते हैं। वर्तमान समय में कौन है और क्या क्या चीज़ें हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को इसका गठन किया गया था। ठीक, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान ने 22 मार्च 2006 को पद ग्रहण किया था। कौन थे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त? M.A. खान न्यायमूर्ति थे। ठीक, चलिए सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर केंद्रीय एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। तो कितना कार्यकाल होता है? 3 वर्ष होता है या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो मान लिया जाएगा। ठीक, चलिए राज्य सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं प्राप्त है। जो राज्य सूचना आयुक्त है इसको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये भी प्रश्न बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना। और वर्तमान में कौन है? भावेश कुमार सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान समय में? भावेश कुमार सिंह है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए राज्य महिला आयोग देख लीजिए। राज्य महिला आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 7 अक्टूबर 2002। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। ठीक है, चलिए राज्य महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित 2013 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 26 अप्रैल 2013 को किया गया था। ये मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। मैं खुद भी लेखपाल की परीक्षा सन 2015 में निकाल चुका हूँ, सिलेक्शन ले चुका हूँ। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में लेखपाल की मैं जॉब नहीं कर रहा, दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, तो उसमें मुझे पता है। मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो फैक्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं दोस्तों, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कौन है, कब स्थापना की गई थी इस आयोग की, ये सब पूछा जा सकता है। आपका ग्रामीण प्रवेश ही नहीं, जो जीए वाला पोर्शन है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आने वाले हैं, ये 50 नंबर को कवर करता है उत्तर प्रदेश का समान अध्ययन या सामान्य ज्ञान। ठीक है ना, ये ग्रामीण प्रवेश में भी पूछा जा सकता है और जीए में भी पूछा जा सकता है, जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता नहीं, पूछा जाएगा। तो आप ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिछली वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी थी, जो चीज़ें छूट गई थी उन चीज़ों को मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये वीडियो उतनी लंबी नहीं होगी। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विमला बाथम है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन है? विमला बाथम है। ठीक, चलिए अब कानून व्यवस्था थोड़ा पढ़ देते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 13 जनवरी 2020 को लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में
पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किया गया करने का निर्णय लिया गया था। तो वर्तमान समय में लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली, यहाँ पे कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना, एसएसपी नहीं होते हैं या एसपी नहीं होते हैं, पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नहीं होते हैं, यहाँ कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना, पुलिस आयुक्त कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। इसके बाद ये मार्च 2021 में अब पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है कानपुर और वाराणसी में भी लागू कर दी गई। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में पुलिस आयुक्त प्रणाली, कमिश्नरी प्रणाली लागू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको ध्यान रखें। कौन कौन से हैं? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, इन दोनों में कब लागू हुआ था? 13 जनवरी सन 2020 को, ठीक है। और कहाँ पे? कानपुर नगर और वाराणसी में कब लागू हुआ था? मार्च 2021 में कमिश्नरी प्रणाली, ठीक है ना। अच्छा, ये लखनऊ कमिश्नरी जो है इसका मतलब इसकी ऑफिस कहाँ पे है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर, लखनऊ में महानगर पड़ता है, एक है थाना क्षेत्र है, वहाँ एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, ठीक है ना, FSL। वहाँ पे ही कमिश्नर साहब का बनाया गया है, जो पुलिस आयुक्त साहब हैं उनका ऑफिस वहीं पे है। जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर और पुलिस उपायुक्त जो हो गए, DCP जो हो गए, इन सब का यहीं पे है, ठीक है ना। जो ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, ये भी पूछता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा लखनऊ में है। लखनऊ में भी कहाँ पे है? महानगर में है, ठीक है ना, ये भी पूछता है। चलिए, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के 4 महानगरों यथा गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ये वर्तमान समय में पुलिस कंट्रोल रूम बन चुका है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकता है किस निम्नलिखित में से किस महानगर में पुलिस कंट्रोल रूम की व्यवस्था नहीं है या है, तो आपको ध्यान रखना, तब आपको जब ये चारों के नाम पता होंगे ना तब आप बता पाएंगे। ये भी पूछ सकता है कितनी जगहों पे है पुलिस कंट्रोल रूम बना हुआ, तो आपको बताना चाहिए 4 जगहों पे है, ठीक है ना, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जनपद कानपुर में पुलिस कंट्रोल रूम कार्यशील हो चुका है, ये लखनऊ में भी हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम जो है ये लखनऊ में भी हो चुका है। ये 4 जो बताया था मैंने, ये गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, ये 4 जगह पे हो चुका है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1090 की हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई। ये ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए है 1090, ठीक है ना। महिलाओं की सेवा के लिए, मतलब जो पुलिस सहायता के लिए कौन सी सेवा चली, अब ये पूछ सकते, इसमें ऑप्शन दे देगा 1091, 1090, 1081, तो आपको ध्यान देना 1090 आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी थानों, पुलिस कंट्रोल रूम तथा विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों को नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ने की योजना है, ताकि गंभीर अपराधों को आधुनिक संचार माध्यमों से नियंत्रण किया जा सके। वर्तमान समय में लगभग सभी जगह पे CCTNS जो योजना है पुलिस विभाग में ये लागू हो चुकी है। अब वर्तमान समय में जो मुकदमे लिखे जाते हैं, जो FIR होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, ये CCTNS के सर्वर पे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये हर जनपद में इसका एक अलग प्रकोष्ठ बनाया गया हुआ है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, जनपद लखनऊ में पुलिस भवन को सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में बनाया जा रहा है, ये बनाया जा चुका है, ठीक है ना। इस भवन में पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठ सकेंगे, वर्तमान समय में बैठते हैं। सिग्नेचर बिल्डिंग जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में है, राजधानी में। ये सिग्नेचर बिल्डिंग में पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सब यहीं पर रहते हैं, बैठते हैं, सबका ऑफिस यहीं पे सिग्नेचर बिल्डिंग में, ठीक। चलिए, वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम यूनिट का गठन किया गया है, इसको ध्यान रखिए। बच्चों के अधिकार, देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है, ठीक है। अब इसको भी ध्यान रखिएगा, विशेष किशोर इकाई जो पुलिस इकाई है वो कहाँ पे है? ये जो अपराध होता है, एक इसके लिए एसपी रैंक का, एक एसपी रैंक का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, एक SP अपराध कहेंगे उसको, या कमिश्नरी जहाँ पे लागू है वहाँ पे DCP अपराध कहेंगे।
उसके अंतर्गत ये विशेष किशोर इकाई देख रेख वो करते हैं, वो एक IBS रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके अंतर्गत ये एक प्रकोष्ठ रखा जाता है। ठीक, अब इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज की लगभग 579 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगी हुई है। ये आप ध्यान रखिएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में पूरा अध्ययन किया था, ठीक है ना, तो उसमें ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा जो नेपाल सीमा किन किन जनपदों को मतलब टच करता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 7 जनपदों को टच करता है। कौन कौन से जनपद है? पीलीभीत है, खीरी है, इसको लखीमपुर खीरी भी लिखे आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, खीरी भी हो सकता है, लखीमपुर खीरी भी हो सकता है। आपका उत्तर सेम होना चाहिए। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में है। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 8 इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित है। इन चेक पोस्टों में से सोनोली, रुपईडीहा, गौरीफंटा से विदेशियों का आवागमन होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं सर ये तो बहुत बोरिंग टाइप का लग रहा है। बोरिंग आप ना सोचिए, ये जितनी भी चीज़ें डिटेल में दे रहा हूँ ना, इसको आप एक सरसरी नज़र से देख लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ आप इसको बस एक तरह से सुन लीजिए, तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। अगर एग्जामिनर ने पेपर को टफ किया तो यही सब चीज़ें पूछेगा। ठीक है, तो कभी कभी आप कहते हैं कि अरे सर पेपर बहुत टफ आ गया था। टफ नहीं आया था, आपने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। आप इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिए, एक सरसरी नज़र डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो याद करने ही करने हैं, उन पे तो ध्यान देना ही देना है आपको, ठीक है ना। चलिए, चेक पोस्ट सोनोली महाराजगंज का प्रबंधन सूचना ब्यूरो भारत सरकार के अधीन है। ठीक, चलिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने पिछली वीडियो में तो पूरा कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है ना। कारागार प्रशासन एवं सुधार। वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण व सुधार हेतु विभिन्न श्रेणी के 70 कारागारें जो हैं संचालित हैं। 70 कारागार संचालित हैं। ठीक, प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। ठीक है ना, अब ये पूछ सकता है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लखनऊ में होना चाहिए। दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, जवान थोड़ी लड़खड़ा जा रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना, स्थापित हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5 केंद्रीय कारागार हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार संचालित हैं? तो 5 कारागार संचालित हैं। ठीक, प्रदेश में प्रदेश में वर्ष 1854 में केंद्रीय कारागार आगरा, वर्ष 1837 में केंद्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1867 में केंद्रीय कारागार लखनऊ और 1868 में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़, वर्ष 1869 में केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में है तथा वर्ष 1877 में केंद्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना की गई है। ठीक, आप डेट ना याद रखिए, लेकिन कहाँ कहाँ कारागार हैं इसके बारे में ध्यान रखिए। वर्तमान में प्रदेश में 61 जिला कारागार हैं। कितने जिला कारागार हैं? 61 जिला कारागार हैं। एक आदर्श कारागार लखनऊ में है, एक नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है, 2 उप कारागार देवबंद एवं महोबा में है तथा एक किशोर सदन बरेली में क्रियाशील है। इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कारागारों में निरक्षर बंदियों को साक्षर किए जाने हेतु एक पढ़ाए एक तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। अब ये पूछ सकता है कि ये योजनाओं के बारे में, ठीक है ना। ये कार्यक्रम कौन कौन चल रहे हैं? 2 कारागार हैं, 2 योजनाएं चल रही हैं इस समय कार्यक्रम, एक पढ़ाए एक तथा नया सवेरा। ये कार्यक्रम सभी कारागारों में चल रहे हैं। किस लिए चल रहे हैं? कारागारों में निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाए जाने हेतु, ठीक है ना, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में, देखिए मैंने अभी बताया था ना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL बिल्डिंग कहाँ पे है? लखनऊ में। कई बार पूछ चुका है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। और कमिश्नर हैं उनका ऑफिस भी इसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो पिछली वीडियो में रह गया था उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारियाँ, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उसको जरूर आप देखिएगा। उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में संचालित जितने भी योजनाएं हैं
उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हो सकता है अगली वीडियो में ना कंप्लीट हो पाए, उसके लिए 2 या 3 वीडियो मैं लूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार 4 से 5 योजनाएं पूछी गई थी। जितनी भी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे दोनों कंबाइंड होकर भी चला रही हूँ, ठीक है ना, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।